आज इन्फ्लेशन की चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के टॉपिक में हम लोगों ने मुद्रास्फीति को समझा, उसको कैसे नापेंगे, मतलब मेजरमेंट मेथड्स, तथा मुद्रास्फीति के प्रकारों को हमने जाना है। राइट, वी हैव अंडरस्टूड एंड डिस्कस द टाइप्स, डिफरेंट काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति के कारणों पर आते हैं, लेकिन कारणों की व्याख्या के लिए मांग प्रेरित और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को जानना अधिक जरूरी है। यह दोनों सिद्धांतों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है और ये कीनशियन मॉनेटरी थ्योरी का ही एक अंग है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति अर्थात डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। So when we have to understand the causes of inflation, we need to understand them through two different theories of inflation. The basic two different theories of inflation are demand pull inflation theory and cost push inflation theory. क्योंकि ये माना जाता है कि मुद्रास्फीति दो मुख्य कारणों के लिए उत्पन्न होती है। एक कि मुद्रास्फीति इसलिए उत्पन्न हो सकती है क्योंकि मांग में अचानक से या निरंतर रूप से वृद्धि हो, जबकि पूर्ति स्थायी रहे, स्थिर रहे। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि ऐसी परिस्थिति जन्म ले या उत्पन्न हो जिसमें पूर्ति की पक्ष में या पूर्ति का जो सप्लाई साइड हम जिसको कहते हैं, उसमें उत्पादन की लागतों में वृद्धि हो जाए और उत्पादन की लागतों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमत स्तर बढ़ता चला जाए। दोनों ही कारण होते हैं मुद्रास्फीति को जन्म देने के। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन से, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का सिद्धांत। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब समस्त पूर्ति की तुलना में समस्त मांग का आधिक्य उत्पन्न हो जाता है। That means that when aggregate demand is in much excess of the aggregate supply. Aggregate demand, aggregate supply हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आप पिछले वीडियोस एंड नोट्स पर चले जाइए। गो बैक टू व्हाट वी हैव डन। क्लास में हम लोग इसको बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको याद होगा कि समस्त मांग और समस्त पूर्ति क्या है। सो आई एम नॉट रिपीटिंग हियर। समस्त मांग जो है, इसमें अगर अत्यधिक वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ताओं द्वारा अधिक व्यय होता है ना। एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का मांग करेंगे। और यह मांग किस तरह की मांग होती है? एक्चुअल डिमांड होती है, वास्तविक मांग होती है, अर्थात लोग वस्तुओं की खरीदारी करके इस मांग को उत्पन्न करते हैं। तो जब वस्तुओं की खरीदारी होगी तो मार्केट में मनी सप्लाई भी बढ़ेगा। एक ये हो सकता है। दूसरा एंगल ये है कि उद्यमी जो है उनका निवेश बढ़ा देते हैं, उद्योग का प्रोडक्शन में उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ने से उत्पादन ज़्यादा होता है, लोगों की आय बढ़ती है, रोजगार का स्तर बढ़ता है। यह भी एक कारण होता है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए। और तीसरा ये हो सकता है एक परिस्थिति कि सरकार जो करों से प्राप्त करती है अपना राजस्व, यानी सार्वजनिक आय जो प्राप्ति होती है सरकार की, उसके तुलना में उनकी व्यय जो है वो अधिक हो जाती है। सो when the public expenditure is much higher than the public revenue of the government, then also there can be a situation of demand pull inflation. समस्त मांग में यह अत्यधिक वृद्धि मुद्रा पूर्ति में अधिक बढ़ोतरी के कारण भी हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब उपभोक्ताओं, उद्योगकर्ताओं तथा सरकार के द्वारा वस्तु उत्पादन के लिए समस्त मांग वर्तमान कीमतों पर उसकी पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाती है। ओके, तो यानी अगर हम लोगों ने इसको तीन तरह से, तीन दिशाओं से इसको स्टडी करते हैं। एक पक्ष होगा
उपभोक्ताओं का। जब उपभोक्ताएं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी एक कारण के लिए, एक से अधिक कारण भी हो सकता है, उपभोक्ताओं के द्वारा मांग बढ़ा दी जाती है या बढ़ जाती है। हो सकता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, हो सकता है कि उपभोक्ताओं को ऊंची आय मिलना शुरू हुआ है, या वो अपने पुराने जो ऋण थे, वो अगर क्रेडिटर्स हैं तो ऋण वापस मिला है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वी विल गो ऑन टू द कॉजेज लेटर ऑन। तो एक तो हो सकता है कि उपभोक्ताएं जो है उनके पास ज़्यादा मनी सप्लाई आ गया है, वो अपना डिमांड, कंजम्पशन डिमांड को बढ़ा रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि उद्योगी जो है वो इस कंजम्पशन डिमांड को पूरा करने के लिए या हायर रेट्स ऑफ सेल अचीव करने के लिए, अर्थात अपनी बिक्री को और ऊंचा या और भी ऊंचे स्तर पर करने के लिए वो उत्पादन को बढ़ाते हैं, और उत्पादन को बढ़ाने के लिए वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। उत्पादन को बढ़ाने के लिए तरह तरह के वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो फिर से वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड हाई होने लगता है, ऊंचा होने लगता है। और तीसरा पक्ष सरकार का है। अगर हम, आपको याद होगा इनकम फ्लो आपने पढ़ा था, तो इनकम फ्लो में आपने देखा था कि किस तरह से हम 3 सेक्टर मॉडल दिखाते हैं, राइट। एक होता है फर्म, एक होता है हाउस होल्ड, और तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर यानी सरकार का क्षेत्र। तो सरकारी क्षेत्र से भी उपभोग मांग बढ़ सकती है, क्योंकि जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है तो उसे कुछ चीज़ों पर, कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करना पड़ता है जो कि सार्वजनिक रूप से कल्याणकारी हो। लेकिन अंततः क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने लगती है। इन तीनों को मिलाकर अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, इसका परिणाम क्या होगा। यस, वी कैन कंक्लूड कि अल्टीमेटली वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती जाएगी। सो द एग्रीगेट मांग, समग्र मांग बढ़ेगा, और समग्र मांग के साथ साथ समग्र पूर्ति अगर एक ही अनुपात में नहीं बढ़ती है, एक ही गति से नहीं बढ़ती है, तो कीमतों में उछाल आती है। That means that when the aggregate demand increases and the aggregate supply does not increase in the same rate, same proportion, then the prices rise up and this leads to inflation. इस प्रकार की मुद्रास्फीति को मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है, क्योंकि मांग के कारण, मांग में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। बिकॉज देर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, इन एग्रीगेट डिमांड, that is why there is inflation. So inflationary cause is a rise in aggregate demand. Okay. इसे हम एक ऐसी परिस्थिति भी कहते हैं जब बहुत सारा करेंसी कुछ वस्तुओं और सेवाओं के पीछे भाग रही है। अर्थात जब मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, तो इसका अर्थ क्या है कि लोगों के पास अधिक क्रय शक्ति है, लेकिन खरीदने लायक या खरीदने वाले जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनकी मात्रा में कमी है। तो अधिक मुद्रा कुछ कम वस्तुओं के पीछे भागते हुए नजर आती है। ये एक आप कह सकते हैं एक दृष्टिकोण है जिसमें हम कहते हैं कि टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इस तरह के इन्फ्लेशन में, इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक उदाहरण स्वरूप आप इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए समग्र मांग 3% की गति से बढ़ रही है, ठीक है, एनुअली 3% रेट पे बढ़ रही है, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, देश के प्रोडक्शन पर, तीनों सेक्टर्स यानी प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र के उत्पादन पर। अब पूरा एवरेज, औसत रूप से अगर हम ये मान के चलते हैं कि देश का उत्पादन 2% से बढ़ रहा है, वृद्धि 2% से ज्यादा नहीं है। इफ एग्रीगेट सप्लाई और द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री इज इंक्रीजिंग ओनली बाय 2%, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ डेफिसिट ऑफ 1%। तो दोनों में फर्क कितना होगा, समग्र मांग और समग्र पूर्ति में 1% का। और कौन सा किसकी आधिक्य होगी, कौन सा ज्यादा होगा, यस, एग्रीगेट डिमांड यानी समग्र मांग में आधिक्य होगा 1% से। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग वस्तुओं की मांग करेंगे और वस्तुएं कम होंगी।
इससे डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस क्या कहता है? यस, कीमत बढ़ने लगेंगी, तो इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमत ऊपर उठने लगेंगी. सो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट राइजिंग. कई बार ऐसा होता है कि जब प्रोडक्शन कैपेसिटी है और बढ़ाया जा सकता है, उद्योग अपनी उत्पादन क्षमताओं को पूर्ण विदोहन या पूर्ण उपयोग नहीं कर रहा है, तो कीमत के बढ़ने के साथ साथ या मांग के बढ़ने के साथ साथ उत्पादन क्षमताओं को भी बढ़ाया जाता है. ओके, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाया जाता है तो वर्कर्स भी अपना मांग करेंगे, राइट? उनको भी ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा मेहनत मजदूरी चाहिए, उनकी ज़्यादा मेहनत के लिए ज़्यादा मजदूरी चाहिए. सो देयर वेजेस विल ऑल्सो इंक्रीज. जैसे ही उनकी वेजेस इंक्रीज होती हैं तो क्या होगा? मजदूरी क्या है? मजदूरी उत्पादन की लागत का एक अंश होता है. सो वेजेस आर अ पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जब वेजेस इंक्रीज होगा, मजदूरी दर बढ़ेगी, तो इसके कारण लागत में वृद्धि होगी, और लागतों में जब वृद्धि होती है तो वो ऑटोमेटिकली कीमतों को बढ़ाएंगी. तो धीरे धीरे ये सारा कारण किस ओर जाएगा? What will it move to? Towards increasing the price of the good. इसी तरह से एक मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है. और जब मजदूरों के पास ऊंची इनकम होगी, आय अधिक होगा, तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि उनकी मौद्रिक आय बढ़ चुकी है. सिंस their monetary income has increased, so their purchasing capacity will also increase, और उनको खर्च करने के लिए अधिक वैयक्तिक आय रहेगी. सो their disposable income will also increase, और इसलिए भी उनकी खर्च करने की क्षमता या खर्च करने की मात्रा में वृद्धि होगी. सो द स्पेंडिंग अमाउंट ऑफ द वर्कर्स विल ऑल्सो इंक्रीज, और ये भी कुल मांग को बढ़ाएगा. एंड दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द कंट्री. आइए इसको हम लोग अब एक चित्र खुद के द्वारा समझते हैं. दिए गए चित्र में एक्स अक्ष पर समग्र मांग एवं पूर्ति को लिया गया है, अर्थात वास्तविक जीडीपी को लिया गया है, और वाई अक्ष पर कीमत स्तर को लिया गया है. सो ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेकन एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, that shows the real GDP of the country, and on the y axis we take the general price level. इसीलिए इसको GPL कहा जाता है, जनरल प्राइस लेवल, यानी सामान्य कीमत स्तर. एएस वक्र हमारा समग्र पूर्ति वक्र है. एएस कर्व इज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व. एडी वक्र समग्र मांग वक्र है. एडी कर्व इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व. At an initial level, aggregate demand is at AD1, which cuts the aggregate supply curve, and the aggregate demand and supply is at Y1 level. So real GDP is at Y1 and it is sold at a general price level of GPL1. प्रारंभ में समस्त मांग AD1 पर है, जो AS अर्थात समग्र पूर्ति को काटते हुए वास्तविक जीडीपी Y1 का उत्पादन दिखाती है. यानी उस देश में जब AD1 समस्त मांग है तो उस वक्त प्रोडक्शन कितना हो रहा है? Y1, और उतना ही सेल हो रहा है, यानी उतना ही एग्रीगेट डिमांड भी है. ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है. और वो कितनी कीमत पर, सामान्य कीमत स्तर कितना दिखाया जा रहा है? GPL1. ठीक है. जैसे जैसे समग्र मांग बढ़ती जाएगी, कीमतें बढ़ती जाएंगी. कैसे? क्योंकि पूर्ति तो स्थिर है, पूर्ति नहीं बढ़ रही है. प्रोडक्शन सिर्फ थोड़ा सा बढ़ेगा, जो कि उसी लाइन पर एएस पर वक्र पे ही दिखाया जाएगा. एएस वक्र कहीं भी खिसकेगा नहीं, शिफ्ट नहीं होगा. समग्र मांग जब बढ़ेगी तो वो AD2 पर खिसक जाएगी. When aggregate demand increases, there's a shift of the aggregate demand curve to AD2. Okay? जैसे ही
समग्र मांग बढ़ती है तो टोटल आउटपुट भी बढ़ेगा, Y2 हो जाती है। एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, इनकम लेवल्स सभी कुछ बढ़ेंगे, Y2 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कीमतें भी बढ़ रही है और वो GPL2 यानी जनरल प्राइस लेवल 2 पर आ जाएगी, जो कि बढ़ी हुई कीमत है। इसी तरह से निरंतर रूप से अगर समग्र मांग बढ़ती चली जाएगी तो कीमतें भी बढ़ती चली जाएगी। कितनी कीमतों में उछाल आएगी, हाउ मच वुड बी द प्राइस राइज, ये डिपेंड करेगा कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व कितनी खड़ी हुई कर्व है, यानी वक्र कितनी खड़ी है या कितनी लेटी हुई है, अर्थात एएस वक्र की लोच पर ये निर्भर करेगा। सो द amount of inflation and price rise will depend on the elasticity or the slope of aggregate supply curve. जैसे जैसे एक देश पूर्ण रोजगार की स्थिति की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा, इन्फ्लेशन की रेट उतनी ही ऊपर चढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उस वक्त जब एक देश पूर्ण रोजगार की स्थिति के नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाना मुश्किल होती है या संभव नहीं होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जब एक देश को मिल जाता है या हासिल हो जाती है, उस वक्त उत्पादन बिल्कुल नहीं बढ़ता है, केवल कीमतें बढ़ती रहती है। ओनली द प्राइसेस विल इंक्रीज। ओके, आज के लिए इतना ही। टुमारो वी विल कंटिन्यू। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है। अगर नहीं, कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और डायरेक्टली कॉल मी। ओके, टुमारो विल ब्रश दिस अप एंड गो फर्दर।